सामान्य विज्ञान का कोशिका एवं ऊतक देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कोशिका विभाजन यानी कि पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिकाओं के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। दो प्रकार का होगा, एक तो समसूत्री होगा और दूसरा अर्धसूत्री। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन का कार्य होता है वो मिसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे। ओके, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका द्वारा संश्लेषित जो प्रोटीन है, वसा है, इन सब की पैकेजिंग करना। क्लोरोप्लास्ट सहित जो हरित लवक होता है उसको कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? उसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए जो हरित लवक है उसको कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए ऊतक के बारे में देख लेते हैं। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग बिचेट ने किया था। ये कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। अब इसको पादप और जंतु ऊतकों में डिवाइड करके देखेंगे तो पादप ऊतक यानी कि जो दो भागों में बांटा गया है ऊतकों की क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को। विभाज्योतक ऊतक, इसके तीन भाग हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। ठीक है। दूसरा है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतकों का एक निश्चित आकार होता है। जीवित और मृत कोशिकाएं हो सकती हैं, इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें राजधानी युक्त कोशिका द्रव होता है। मृदु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ये पौधों का संरक्षण करते हैं एवं पत्तियों में भोजन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ जो सर्जित पदार्थ होते हैं जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन, इनको भी संचित करता है। स्थूल कोण ऊतक ये पौधों को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण भी करता है। दृढ़ ऊतक जो रेशेदार पौधे होते हैं उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी यांत्रिक सहारा देता है। पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ जो बाहरी परतें होती हैं उसमें ये रक्षा का कार्य करता है, रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। जाइलम की बात करेंगे तो ये पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, पौधों की जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज लवण होता है उनको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। फ्लोएम ये जीवित ऊतक होते हैं। भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक ये पहुंचाते हैं। वृक्ष की छाल की आंतरिक परत होते हैं। यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो जो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व है वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वृक्ष क्या होता है? धीरे धीरे सूख जाता है। तंत्र के बारे में बात करेंगे। जब एक या एक से अधिक ऊतक मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो ऊतकों का यह समूह तंत्र कहलाता है। पौधों में तीन प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। बाह्य त्वची ऊतक का कार्य सुरक्षा प्रदान करना एवं जल की हानि को रोकना। भरण ऊतक, इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन एकत्र करना तथा सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। जबकि संवहन ऊतक का कार्य होता है जल, खनिज लवण और भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। चलिए अब जंतु ऊतकों के बारे में बात करेंगे। तो सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक जो शल्कीय एपिलियम, स्तंभाकार, घनाकार और रोमक में डिवाइड होते हैं। संयोजी ऊतक जो कंकाल ऊतक, अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक में डिवाइड होते हैं। इसके बाद वास्तविक संयोजी ऊतक होता है इसका एक पार्ट जो एरियोलर, वसा संयोजी ऊतक, श्वेत ऊतक, टेंडन और लिगामेंट में डिवाइड होते हैं। तरल ऊतक की बात करेंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तरल ऊतक में आते हैं। जबकि पेशी ऊतक में अरेखित या अनैच्छिक पेशी, रेखित या ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशियां आती हैं। उपकला ऊतक क्या होते हैं? उपकला ऊतक का कार्य शरीर को बाह्य आवरण प्रदान करना, साथ ही साथ श्रवण या उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करना। संयोजी ऊतक ये शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों तथा शरीर को आकार प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर में सबसे ज्यादा कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो संयोजी ऊतक। तीन प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक। इन सबके बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करता है कौन? कंकाल ऊतक। मजबूती से जोड़ता है इन सबको। शरीर का अंतः कंकाल बनाता है जो कशेरुकी जंतु के विशेष लक्षण होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि ये ठोस होता है किंतु अर्ध कठोर एवं लचीला संयोजी ऊतक होता है। इसकी कोशिकाओं को कोड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड्रोसाइट्स। अस्थि ऊतक ये ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक होता है। इसका मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच में जो पाई जाने वाली खोखली एक गुहा होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। एडिपोज ऊतकों से भरी मज्जा गुहा को अस्थि मज्जा कहेंगे। यानी जिस मज्जा गुहा में एडिपोज ऊतक होंगे उसे हम लोग अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहेंगे। लाल अस्थि मज्जा अस्थियों के सिरों पर पाई जाती है। अस्थियों के बीच में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है और पीली अस्थि मज्जा द्वारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तरल ऊतक यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कोशिकाएं प्लाज्मा नामक द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरती हैं। तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पेशी ऊतक देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतक की आवश्यकता होती है, जिसकी गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन, कौन सा? मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन कार्य करता है। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होंगे, अनैच्छिक, रेखित या ऐच्छिक, हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करें तो ये एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं।
मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं वह कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना ये तंत्रिका ऊतक का कार्य है। तंत्रिका कोशिका संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। एक न्यूरॉन में लंबा प्रवर्त होता है, इंपॉर्टेंट है, एक न्यूरॉन में लंबा प्रवर्त होता है जिसे क्या कहेंगे, एक्सॉन। न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की जो शाखाएं होती हैं वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से जुड़कर सिनैप्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सिनैप्स बनाती है। इस तरीके से वो एक दूसरे से अटैच रहती हैं। तो आज के डे 5 में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।